नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिज़िक्स टूल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूँगा कि कल जैसे हमने आप लोगों की रुचि के लिए कुछ महान वैज्ञानिकों के जीवन से संबंधित कुछ रोचक तथ्यों के आधार पर एक वीडियो बनाया है और आगे से आगे और भी अच्छे वीडियो वैज्ञानिकों के जीवन से संबंधित हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप वो वीडियो देखें ताकि आपको और हम सबको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आखिर कौन से वैज्ञानिक का किस क्षेत्र में कितना योगदान था और किस वजह से आज हम उनको इतना जानते हैं और उनका नाम इतना पढ़ते हैं। तो ऐसे रोचक तथ्य आपको मिलेंगे अपने इस चैनल के अंदर ताकि आपका नॉलेज भी इससे और ज़्यादा विकसित होगा। साथ ही एक सूचना और भी देनी है आपको कि हमने अपने चैनल में क्लास वाइज प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। चैनल में जैसे ही आप जाओगे तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन में आप लोगों को अलग अलग फ़ोल्डर मिलेंगे। कक्षा 12 के अलग वीडियो मिलेंगे, 9th के अलग मिलेंगे, 10th के अलग मिलेंगे। तो आप जिस कक्षा के वीडियो देखना चाहते हो उस फोल्डर में आप लोगों को वो सारे वीडियो लगातार क्रम से आपको मिल जाएंगे ताकि आपके सिलेबस के अनुसार आपको नोट्स बनाने में, तैयारी करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं आज के अपने एक नए पॉइंट के साथ। और हम हमेशा की तरह पहले कुछ टॉपिक को दोबारा दोहराते हैं, तो पहले उनका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो हमने लास्ट की क्लास में पढ़े हैं। हमने लास्ट क्लास में कुछ सदिश के बारे में पढ़ा था और सदिश का परिमाण क्या होता है। मैं ये चीज़ आपसे बार बार ये कहता आ रहा हूँ और कहता रहूँगा भी कि ये चीज़ें नई चीज़ है। जो फर्स्ट टाइम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं या जिनको कुछ कन्फ्यूजन था वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं ये अनुरोध करूँगा आपसे कि ये नई चीज़ें हैं, इनको आप तसल्ली से एक बार पढ़ें, एक बार इनको समझें और फिर दोबारा वीडियो देखें। तब ये मतलब आप इन पर थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको इन टॉपिकों पर। जैसे ही आप टाइम दोगे तब जाकर ये पॉइंट आपके क्लियर होंगे, अन्यथा आसानी से ये पॉइंट क्लियर नहीं होंगे, ये एक बार में समझ में नहीं आते हैं। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है कि मेरे समझ में नहीं आया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप इनको बार बार देखें बच्चों, ये मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है, तब जाके ये पॉइंट क्लियर होंगे। तो कल हमने लास्ट क्लास के अंदर कुछ सदिश के बारे में पढ़ा। सदिश का परिमाण क्या होता है। परिमाण जब हम लेते हैं तो उसकी दिशा हट जाती है। और जैसे मैंने इस सदिश का परिमाण, ये एक सदिश को रेखाखंड से दर्शाते हैं ना हम, तो जितनी इस रेखाखंड की लंबाई होती है वो सदिश की परिमाण को ही प्रदर्शित करती है। और जब परिमाण लेते हैं, जैसे f का परिमाण लेते हैं तो उसमें मापांक लगाते हैं, लिखा मैंने लाइन, मापांक लेते ही ये परिमाण f आ गया। इस प्रकार कोई और भी मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे a का परिमाण लिया तो a का परिमाण, ये दिशा हट गई, दिशा हटा देनी है परिमाण जब लेते हैं तब। जैसे वेग है तो वेग में भी परिमाण लोगे तो दिशा हटा दोगे। और ये भी वेग है और ये भी वेग है, मैंने ये बताया था ना आपको। बस मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए इसको a से लिख दिया और इसको v से लिख दिया। कई बार बच्चे इसको पूर्णतः रटा लगा लेते हैं कि वेग v होता है, वेग वेलोसिटी v होता है, वेलोसिटी v होता है, तो v को याद करते हैं। ऐसी बात नहीं है बच्चों। मैंने a से लिख दिया तो क्या ये वेग नहीं है? क्या ये वेग ही है, क्योंकि इसकी यूनिट देखो, इसका मात्रक देखो मीटर पर सेकंड, इसका मात्रक भी क्या है, मीटर पर सेकंड। तो मैंने ये बात भी नोट की है कि भौतिक राशि की पहचान हमेशा मात्रक से करो, ठीक है। किसी प्रकार के सिंबल के भ्रम में आपको नहीं पढ़ना चाहिए। और फिर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आई है, मैं ये चीज़ ज़रूर बता देना चाहूँगा, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। परिणाम जिसका इकाई हो, एकांक सदिश के बारे में पढ़ रहे थे।
परिणाम में जिसका मतलब परिमाण जिसका एक हो उसे एकांक सदिश कहते हैं। और ए सदिश का, जैसे किसी भी सदिश का एकांक सदिश लिखना होता है तो उस पर कैप लगा देते हैं। जैसे ए सदिश का एकांक सदिश या इकाई सदिश ए कैप हो गया और बी का इकाई सदिश बी कैप हो गया। ऐसे कोई भी आप कोई भी सदिश ले सकते हो, उसका एकांक सदिश आप आराम से निकाल सकते हो। एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है? एक होता है, चाहे कोई भी सदिश हो। और इसको निकालने का तरीका क्या है? जो सदिश जिसका आप एकांक सदिश निकालना चाहते हो उस सदिश में उस सदिश के परिमाण का भाग दे दो, एकांक सदिश आ जाएगा। तो ये मतलब एकांक सदिश का सूत्र हो गया। किसी भी सदिश का हम निकाल सकते हैं। जैसे सदिश ए का मैंने एकांक सदिश निकालना चाहा तो ए कैप होगा, और ए कैप क्या होगा? उस ए सदिश, ये ए सदिश है, इसमें इसके परिमाण का भाग दे दो। परिमाण निकालने के लिए मापांक ले लिया ना, तो ये इसका एकांक सदिश होगा। ऐसा मत सोचना आप लोग कि कुछ बड़ी कुछ हार्ड चीज़ें करवा रहे हैं, कुछ बड़ा मैटर करवा रहे हैं। ये बता देना चाहूँगा, ये विज्ञान के बेसिक पॉइंट है जो आपको कक्षा 9-10 में ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा आप भी किसी प्रकार का भ्रम मत रखना कि ये बहुत आगे के पॉइंट है। तो 9वीं-10वीं क्लास के अंदर ये टॉपिक आसानी से देखने को मिलते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है कक्षा 9 के सिलेबस की मैं पालना कर रहा हूँ, तो कक्षा 9 के सिलेबस में ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको तसल्ली से ये चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी बच्चों। इसी प्रकार जैसे बी का कोई बी वेक्टर दे दिया, उसका एकांक सदिश निकालो तो बी कैप हो जाएगा। और बी कैप क्या होगा? बी के परिमाण, बी सदिश में बी के परिमाण का भाग दे दो। ठीक है, बी के परिमाण का भाग दे दो तो क्या आएगा? बी, और बी का परिमाण लिया तो यहाँ पर ये खाली बी बच जाएगा। ठीक है, इसका परिमाण ले लिया ना तो ये खाली क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस प्रकार आप ये एकांक सदिश निकाल सकते हो। ठीक है, अब जब एकांक सदिश की चर्चा चल रही है तो मैं कुछ और बातें भी आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। ये तो कल वाला टॉपिक था जो हमने पढ़ा। आज की हम कक्षा में शुरुआत करते हैं। आप अपनी ये 7वीं कक्षा है, 7वीं क्लास का ये वीडियो है अपना। तो इस 7वें वीडियो के अंदर हम कुछ एकांक सदिश से संबंधित कुछ चर्चाएँ और भी करते हैं। देखिए बच्चों, आपने क्लास के अंदर छोटी कक्षाओं में 2 प्रकार के निर्देशांक पढ़ते हैं, जिसे हम एक्स एक्स और वाई एक्स कहते हैं। इसे हम एक्स एक्स कहते हैं, इसे हम वाई एक्स कहते हैं। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हो आप मैथ के अंदर, तो वो एक्स एक्स और वाई एक्स के रूप में हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं अमूमन। और जब आप बड़ी क्लासों में हो जाते हो तो एक तीसरी अक्ष भी हो जाती है जिसे जेड एक्स कहते हैं। जेड एक्स इनके लंबवत होती है इस प्रकार। ये मैंने पेन लगा रखा है, ये जेड एक्स के अकॉर्डिंग है। ये पेन किसके अकॉर्डिंग है? जेड एक्स के अकॉर्डिंग, यानी इन दोनों के तल के लंबवत होता है। ठीक है, तो इस जेड एक्स को इस प्रकार तो हम दर्शा नहीं सकते, इसलिए हम ऐसे दर्शाते हैं। ये जेड एक्स है। ठीक है, जेड एक्स कैसे होगा? ये जो कागज़ का तल है, इस तल के लंबवत अंदर या बाहर की ओर जेड एक्स होता है। ठीक है, अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। ठीक है, कागज़ के मतलब आर पार भी हो सकता है। तो ये आगे चलकर बड़ी क्लासों में आप ज्यामिति के अंदर 3 प्रकार के एक्सिस पढ़ोगे, 3 डायरेक्शन पढ़ोगे, एक्स वाई और जेड। यानी कोई भी कण है इन 3 संभव दिशाओं में गति कर सकता है। ठीक है, और इन दिशाओं के आधार पर, क्योंकि दिशा की बात चल रही है, सदिशों की बात चल रही है, तो अगर कोई कण एक दिशा में गति कर रहा है, ठीक है, अगर कोई कण एक दिशा में गति कर रहा है तो उसे एक विमीय गति कहते हैं बच्चों। ठीक है, मतलब एक ही दिशा में गति, एक ही दिशा में गति एक विमीय गति कहलाती है। ध्यान देना आप लोग, थोड़े से इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करना। दिशाओं की बात चल रही है, दिशाओं की चर्चा कर रहे हैं, सदिश के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कि एक्स एक्स और वाई एक्स, ये 2 एक्सेस हम छोटी कक्षाओं में पढ़ के आते हैं। और तीसरी एक्स शुरू हो जाती है जिसे हम जेड एक्स कहते हैं। ये तीनों आपस में लंबवत होती है बच्चों, इस प्रकार होती है तीनों। ठीक है, ये एक्स, ये वाई और ये मेरा अंगूठा जेड एक्स की तरह काम करता है। ठीक है, तो तीनों एक्सेस ये आपस में लंबवत होती है। समझ में आ गई बात मेरी? और इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी
पिंड, कोई भी कण, कोई भी वस्तु अगर खाली एक ही दिशा में गति कर रही है, ठीक है, खाली एक ही दिशा में गति कर रही है, उसे एक विमीय गति कहेंगे। विमीय मतलब विमा मतलब दिशा को ही बताता है, एक दिशीय गति कहते हैं जिसे, ठीक है। सिंगल डायरेक्शन में कोई वस्तु चल रही है, ठीक है, एक दिशा में सरल रेखा में जो गति हो रही है, ठीक है। आ रही बात सुन में, एग्जाम्पल क्या लिखूंगा, सरल रेखा में जो गति हो रही है, इसका उदाहरण ये लिखूंगा, सरल रेखा में कोई गति हो रही है, उसे एक विमीय गति कहेंगे। अब वो चाहे एक्स एक्स में हो, चाहे वाई में हो, चाहे जेड में, वो आपकी मर्जी है, लेकिन होनी एक ही दिशा में चाहिए। अगर कोई कण एक्स एक्स की डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स एक्स में जा रहा है, ठीक है, एक्स एक्स में एक तरफ जा रहा है, इधर इधर जा रहा है, तो वो एक विमीय गति है। अगर वाई में जा रहा है तो एक विमीय है, और अगर जेड में जा रहा है, अब जेड कैसे है, मैंने दर्शाया ऐसे, मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ पर ध्यान देना, मैंने दर्शाया ऐसे रखा, लेकिन जेड है इस प्रकार, ये ऐसे, ठीक है, इस प्रकार ये जेड, ठीक है। मैंने ये बता दी ना आप लोगों को, ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, ये तीनों इस प्रकार परपेंडिकुलर होते हैं बच्चों, ये तीनों लंबोट डिग्री पर होते हैं तीनों, ठीक है। ये एक्स, ये वाई, तो ये जेड होता है। समझ में आ गई बात मेरी, एक्स वाई और जेड इस प्रकार तीनों आपस में लंबवत होते हैं, ठीक है। जैसे किसी भी मतलब हम कमरे में अगर जाकर कोई कमरे का अगर कॉर्नर देखें, तो कमरे के कॉर्नर में आपको ये तीनों एक्सेस आसानी से देखने को मिल सकती है, कमरे के कॉर्नर में, ठीक है, तीनों एक्सेस आसानी से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक्स वाई और जेड एक्स इस प्रकार हम दर्शाते हैं, बड़ी कक्षाओं में तीनों अक्ष पढ़ने को मिलती है। अगर कोई भी कण एक दिशा में गति कर रहा है, केवल एक अक्ष एक्स के अकॉर्डिंग गति कर रहा है, तो वो एक विमीय गति होगी। समझ गए बात मेरी, वो क्या कहलाएगी, एक विमीय गति, जिसका उदाहरण मैंने क्या लिखा है, सरल रेखा में गति, इसका उदाहरण मैंने क्या लिखा है, सरल रेखा में गति। और इसका एग्जाम्पल भी मैंने बताया था, जैसे कोई पाइप है, अब एक पाइप है ये पूरा, और इस पाइप के अंदर अगर कोई बॉल, ठीक है, इस पाइप के अंदर अगर कोई बॉल गति कर रही है, तो वो गति उसकी एक विमीय गति होगी, ठीक है। ये पहले भी हमने पढ़ा था, सेम वही एग्जाम्पल इसमें भी रखेंगे। जैसे ये पाइप है, इस पाइप में ये बॉल दौड़ रही है, ये बॉल है कोई, अब ये बॉल गति कर रही है, तो ये बॉल गति कर रही है, तो ये एक विमीय गति है, क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है। अब ये चाहे पाइप ऐसे बना दो, जैसे मैंने ये बना रखा है, ये पेन रखा हुआ है, चाहे ऐसे बना दो ये पाइप, चाहे ये पाइप ऐसे बना दो, चाहे इस पाइप को ऐसे पूरा सीधा ऊपर खड़ा करके बना दो, ठीक है। तो ये इस प्रकार की जो अगर कोई गति होगी उसे एक विमीय गति कहेंगे, हैं। और ये तीनों एक्सेस कैसे होंगी, इस प्रकार होंगी, एक्स वाई और जेड इन के लंबवत होगा, ठीक है। ये एक विमीय गति कहलाती है। फिर बच्चों एक गति और होती है जिसे कहते हैं द्विविमीय गति। देखो ये किताब में ये नाम आएंगे, और जब ये नाम आएंगे ना, तब आपको ये चीज़ समझ में आएंगी कि यार वास्तव में सर ने हमें जो बताया था वो चीज़ इम्पोर्टेंट थी, इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि मैं कक्षा 9 के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, और जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये इतनी की फ़ायदेमंद टॉपिक हैं कि आप इनको तसल्ली से क्लियर कर लें, ठीक है। और कोई भी अच्छे से अच्छा क्वेश्चन भी आ जाए वो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से। देखो द्विविमीय मतलब दो दिशाओं में, अब जब दो डायरेक्शन मिल जाती है ना तो तल बनता है, यानी एक तल में जब गति होती है, अब तल किस किस से बन सकता है, एक्स वाई तल भी हो सकता है, वाई जेड तल भी हो सकता है, और जेड एक्स तल भी हो सकता है। तल दो दिशाओं से मिलकर बनता है, ठीक है। अब ये जो कागज का टुकड़ा आप देख रहे हो ये तल है, क्योंकि इसमें दो डायरेक्शन है, जैसे ये एक्स मान ली, ये वाई मान ली, तो ये तल हो गया। अब मैं पेन से इस कागज पे लिख रहा हूं तो ये पेन तल में चल रहा है, इस तल में चल रहा है। समझ गए बात मेरी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आप बहुत ही आसानी से समझा सकते हो, ठीक है। कागज एक तल हो गया, तो जब कागज पे लिखते हैं ना तो कागज से मतलब इस तल में लिख रहे हैं हम। समझ में आ गई बात मेरी, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई है ना, तो ये एक्स मान ली, ये वाई मान ली, एक तरफ मैंने एक्स मान लिया, एक तरफ क्या मान लिया, वाई, तो ये तल हो गया, ठीक है। ये तल में गति होती है, इस प्रकार की गति। और या फिर आप ये कह सकते हो
कि अगर कोई, जैसे आपके हाथ में मैंने कोई बॉल दे दी और बॉल आप किसी फर्श में किसी बॉल को छोड़ देते हो, बॉल को आप फर्श में गति कराते हो, तो वो फर्श में बॉल गति करती है, तल में गति होती है। हम चलते हैं तो हम तल में चलते हैं, तल पर ही तो चलते हैं हम, ठीक है। तो हम जब फर्श पे चलते हैं तो आप देखना फर्श की लंबाई चौड़ाई होती है, मतलब दो दिशाओं में फर्श होता है। समझ गए बात में? जैसे ये होता है तल, इस प्रकार, समझ रहे हो क्या बात मेरी? ये कोई तल है, ये कोई फर्श है, सपोज करो अपने कमरे का फर्श है, तो ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो इसकी दो डायरेक्शन होगी ना, ये इसको अगर मैं x मान लूँ तो इसको मुझे क्या मानना पड़ेगा? y मानना पड़ेगा। वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो ये कौन सा तल हो गया? ये XY तल हो गया। और यहाँ अगर कोई चीज़ गति कर रही है, सपोज करो हम यहाँ पर गति कर रहे हैं इस तल में, ठीक है, तो हमारी जो गति होगी वो कैसी होगी? द्विविमीय गति होगी। हम दो दिशाओं में गति कर रहे हैं, ठीक है। ये तल ही होता है बच्चों, जैसे ये है ना, ये तल है, दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, ये XY तल है, ये लो, ये X और Y से बना है, इसको YZ तल कहूँगा, ये YZ तल है ये, और इसको ZX तल कहेंगे, ठीक है। अब क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें, ये XY है, ये YZ है और ये ZX तल है। तो तल में अगर कोई चीज़ गति करेगी उसे द्विविमीय गति कहेंगे। कोई भी चीज़ हो तल में ही गति करती है, द्विविमीय गति कहलाती है, ठीक है। फिर एक गति और होती है जिसे मैं कहता हूं त्रिविमीय गति। ध्यान देना, मैं इन पर सदिश वाले पॉइंट पर आऊँगा, दिशाओं की बात चल रही है, ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विमीय गति में एक ही दिशा में गति होगी, तल में गति द्विविमीय यानी दो दिशाओं में गति। कोई भी दो दिशा एक्स वाई जेड में से कोई भी दो दिशा, और दो दिशाएं तल का निर्माण करती हैं, ठीक है। त्रिविमीय गति में क्या होगा? तीन दिशाओं में गति, ठीक है। तीनों दिशाओं में अगर जो गति होती है वो त्रिविमीय गति कहलाएगी। तीन दिशाओं में गति, और तीन दिशाओं में जो गति होगी ना वो गति मुक्त आकाश में कहलाएगी, क्योंकि जमीन पर ये गति संभव नहीं है। तीनों दिशाएं, जमीन पर तो सिर्फ दो ही डायरेक्शन हो सकती है, या तो एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स। अपने को चाहिए तीनों दिशाएं, और तीनों दिशाएं पूरे आकाश में ही संभव है, ठीक है। तीनों दिशाएं कहाँ संभव है? आकाश में। तो इसका एग्जाम्पल मैं लिखूंगा, इसका उदाहरण देना। जैसे आकाश में कोई पक्षी उड़ रहा है, आकाश में उड़ता कोई भी पक्षी, पतंग, ये इन सब की कोई गति होती है। वो कौन सी गति होती है? त्रिविमीय गति होती है। आकाश में कोई चीज़ उड़ रही है, अब जैसे ये मैं पेन हवा में घुमा रहा हूँ, हवा में घूम रहा है, हवा में कोई गति हो रही है ना, हवा में, वो त्रिविमीय गति होती है, ठीक है। क्रिकेट मैच देखते हैं तो क्रिकेट में जब बैट्समैन शॉट लगाता है तो बॉल हवा में चली जाती है, पूरी हवा में चली जाती है, और जब बॉल हवा में जाती है तो वो त्रिविमीय गति होती है बच्चों, ठीक है। बॉल हवा में जाती है तो कौन सी गति होती है? त्रिविमीय गति, ठीक है। और बॉल जब पूरे ग्राउंड में बॉल जाती है तो ग्राउंड एक तल हो गया, वो तल में गति हो गई, ठीक है। और जब बॉल एक फिक्स डायरेक्शन में जाती है, कई बार एकदम सीधा शॉट लगता है, एकदम सीधी दिशा में जाती है बॉल, वो एक विमीय यानी एक ही दिशा में गति हो रही है। तो ये चीज़ तो आप आसानी से समझ सकते हो, बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। भाई अगर कोई चीज़ आपने कोई चीज़ को फेंका है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है, जैसे सपोज करो आपने कोई पत्थर फेंक दिया, और अगर वो पत्थर एकदम सीधा सीधा जा रहा है तो वो एक विमीय गति है, एक ही दिशा में जा रहा है तो, ठीक है। अगर वो पत्थर अपनी दिशा बदल रहा है, मान लो सपोज करो रास्ते में उसने दिशा बदल ली किसी से टकरा कर, तो उसकी दो दिशाएं चेंज हो गई, दिशा बदलती वो द्विविमीय गति होगी। और अगर वो पत्थर गति करता करता उड़ने लग जाए, हवा में वो उड़ने लग गया, तो वो त्रिविमीय गति हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो गति के कितने प्रकार होते हैं? गति के दिशाओं के आधार पर, किसके आधार पर? दिशाओं के आधार पर हमने गति को तीन भागों में बांटा है, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति, ठीक है।
बात समझ में आ रही है? एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। तो दिशाओं, गति के अलग अलग प्रकार होते हैं। गति को जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था वो अलग प्रकार थे। सरल रेखा में गति, घूर्णन गति और दोलन गति, वो एक अलग टाइप थे। और ये डायरेक्शन के आधार पर, किसके आधार पर? विमीय नाम आ रहा है ना, विमीय, विमा का नाम आ रहा है, विमीय गति मतलब दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर, वहाँ दिशा की हमने कोई चर्चा ही नहीं की थी। ये दिशा के आधार पर गति का वर्गीकरण है। किसके आधार पर बच्चों? दिशा के आधार पर। ठीक है। और वो जो हमने शुरुआत में 3 भाग पढ़े थे, सरल रेखीय, घूर्णन, दोलनी, वो गति के अमूमन प्रकार होते ही हैं। ठीक है, बात आ रही समझ में? अब देखो, अगर कोई भी कण एक निश्चित दिशा में जा रहा है तो उसकी एक निश्चित आइडेंटिटी रख दी जाती है, एक निश्चित पहचान दे दी जाती है उसे। ठीक है, एक निश्चित पहचान, किस दिशा में जा रहा है उसकी एक निश्चित पहचान होती है। ठीक है, और एक निश्चित दिशा को दर्शाने के लिए, एक निश्चित दिशा को दर्शाने के लिए हमने ये जो x, y और z, ये जो 3 दिशाएं दर्शाई हैं, इनको फिक्स दर्शाने के लिए सदिश में इनके एकांक सदिश लिए जाते हैं। इनके क्या लेते हैं हम? एकांक सदिश। एकांक सदिश के बारे में अभी तो पढ़ा हमने। ये देखो, कैप वाला, ठीक है, ए कैप, बी कैप, सी कैप, डी कैप, ये एकांक सदिश होते हैं। तो डायरेक्शन के भी निश्चित एकांक सदिश होते हैं, और वो क्या क्या होते हैं वो ध्यान देना। अगर कोई कण एक्स एक्स में जा रहा है तो उसका एकांक सदिश होगा आई कैप, याद रखना। क्या होगा? आई कैप। वाई दिशा में एकांक सदिश होगा जे कैप, और जेड दिशा में एकांक सदिश होगा के कैप। ये पक्का याद कर लेना, कन्फर्म। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज पे आप ध्यान देना। क्या? एक्स एक्स की दिशा में एकांक सदिश क्या होगा? आई कैप। वाई एक्स की दिशा में एकांक सदिश क्या होगा? जे कैप, जे। और जेड एक्स की दिशा में एकांक सदिश क्या होगा? के कैप। ठीक है, इस प्रकार हम एकांक सदिश परमानेंट कर देते हैं। अब अगर ये तीनों चीज जिस भी वस्तु के साथ जिस भी राशि के साथ लगी हुई है तो आप समझ जाओगे, ठीक है, कि वो कहाँ वो सदिश किस दिशा को बता रहा है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इस एक एग्जाम्पल पर थोड़ा सा ध्यान देना। एक एग्जाम्पल दे दिया कि वस्तु पर बल F वेक्टर बराबर 10 न्यूटन, ये लो। समझ में आ रहा है? अब कुछ तो ये चीजें अलग हैं, तो इनको क्लियर तो देखो करना पड़ेगा, और क्लियर करने के लिए हमें इन चीज़ों के बारे में तसल्ली से पढ़ना भी पड़ेगा। और कोई नई चीज़ नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, साधारण दैनिक जीवन में हम ये चीज़ें देख सकते हैं। वीडियो अगर एक बार नहीं समझ में आता है, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ दोस्तों कि बार बार देखें वीडियो। और मैं आपसे ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि ये ऐसी चीज़ें हैं, अगर आज आप सीख लेते हो तो आप इन वीडियो को, इस चैनल को हमेशा याद रखोगे कि यार हमने ये चीज़ें बहुत पहले सीख ली थी। तो किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना करें, और इन चीज़ों पर थोड़ा मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दें। समझ में आ रही है बात मेरी? तो अब देखो इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? इसका मीनिंग हुआ कि कोई किसी वस्तु पर बल लग रहा है, कन्फर्म है, सदिश है। देखो तीर का चिन्ह लगाया ना, सदिश है, तो ये भी सदिश है। अब आपसे कोई पूछे ये बल कहाँ लग रहा है, बताओ बताओ कहाँ लग रहा है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आई कैप। क्या लिखा हुआ है? ये
आई कैप लिखा हुआ है ना, तो आप इसको बगैर देखे लिख सकते हो, आराम से बता सकते हो कि सर ये बल एक्स एक्स दिशा में लग रहा है। क्यों, है ना अच्छी चीज़, एक्स एक्स दिशा में लग रहा है। यानी आपने खाली इतना लिख दिया ना, इतना लिख दिया, तो आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब जो ये चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी क्लासों में आपको ये सिंबल के रूप में पहचाननी पड़ेंगी, संकेत के रूप में। तो इस साइड की दिशा कौन बता रहा है? आई कैप बता रहा है। कौन बता रहा है? आई कैप। समझ में आ गई बात मेरी? अभी सदिश का परिमाण लो, सदिश का परिमाण बताओ। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, सदिश का परिमाण। तो आप एफ का मापांक लोगे, ले लिया मापांक, तो इधर 10 न्यूटन और ये आई कैप है, इसका भी मापांक लिया जाएगा। एफ का मापांक लिया तो एफ आ गया, दिशा हट गई, तो इधर भी दिशा हटा दो। और इधर दिशा कौन बता रहा है? आई कैप बता रहा है। दिशा कौन बता रहा है? आई कैप, जे कैप, यही तो बताते हैं। तो ये हटाओ, क्या बचा? 10 न्यूटन। ये इसका परिमाण हो गया। ये क्या हो गया? परिमाण। समझ में आ रही बात मेरी? समझ में आ रही है? ये इसका परिमाण हो गया। ठीक है। इस प्रकार आप लोग किसी भी सदिश को घटक के रूप में, किसी भी सदिश को उसकी दिशाओं के आधार पर उसके अकॉर्डिंग बांट सकते हो। कि आप लोग, आपको पता है कि इसमें एक्स आई कैप आए तो समझ जाओगे एक्स दिशा में, वाई जे कैप आए तो वाई दिशा में, और जेड एक्स के लिए के कैप आपको मिलेगा। इस प्रकार आपको कुछ एग्जाम्पल भी देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो आज इस वीडियो को मैं ज़्यादा लेंथी न करके बस यहीं पर विराम देना चाहूँगा, ताकि आप लोग इन चीज़ों को अच्छी तरीके से क्लियर कर सको। और आज के लिए मेरे आपके लिए यही संदेश है कि आप इन गतियों के बारे में ज़रूर पढ़ें, दिशाओं के आधार पर। किसके आधार पर? मैंने दिशाओं के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा है, और दिशाओं के आधार पर गति को 3 भागों में बांटा गया है मैंने, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। ठीक है। और इन गतियों के बारे में तसल्ली से पढ़ना। और बच्चों वीडियो पूरा देखें, बार बार देखें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं इस समय में। तो हमें आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और कि आप हमारे चैनल को पूर्ण रूप से फॉलो कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, और आगे से आगे इसे शेयर भी करेंगे, ताकि प्रत्येक बच्चे तक हमारी ये जो चेष्टा है, ये कुछ चीज़ सिखाने की, या ये कदम जो हमने उठाया इसको सफल बनाने में आप हमारा पूरा सहयोग करेंगे, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। तो कुछ नई चीज़ें हैं तो एक बार नहीं समझ में आएंगी, उसके लिए और तो क्या मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है। लेकिन इससे आसान और ज़्यादा नहीं होने वाला। ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इन चीज़ों को तसल्ली से देखें और क्लियर करने की कोशिश करें। तब तक आगे के वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए लगातार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।